उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त टाइम्स ऑन ऑफ भारत पे हम शुरू कर रहे हैं लोकतंत्र में। मेरा नाम है अंकित त्यागी और ये ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे में समझौता होता दिखाई पड़ रहा है। शिवपाल यादव से आज अखिलेश यादव मिलने गए। इसके बाद जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके दिया। उन्होंने शिवपाल से करीब 30 मिनट की मुलाकात की और बाद में अखिलेश ने ट्वीट करके बताया कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी जो है उसमें गठबंधन होगा। दोनों दलों और खासकर से चाचा भतीजे के साथ आने से जो है जो दुनिया भर की अटकलें चल रही थी, एक तो वो समाप्त हो रही हैं और इस ट्वीट के साथ ये भी सच साबित हो गया कि कहीं ना कहीं जो पिछले बार की जो पूरी गलतियां अखिलेश ने दोहराई थी वो गलतियां अब शायद वो धीरे धीरे इस चुनाव में अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात में खत्म हो गई है। 40 मिनट से ज्यादा तक इनकी बातचीत चली और इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया इस मुलाकात के बाद और कहा मुलाकात से गठबंधन की बात तय हुई। आदर्श हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आदर्श, मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब नेताजी का जन्मदिन था तब शिवपाल बड़े दुख में उन्होंने बात कही थी, देखिए सबसे मिलते हैं, हमें मिलने का टाइम भी नहीं देते। अखिलेश यादव आज खुद उनके घर पहुंच गए। तो चाचा भतीजे की भी दूरियां मिट गई हैं और जो इनकी पार्टियां थी उनकी भी दूरियां मिटती नजर आ रही हैं। कितनी सीटों पर बात तय हुई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक शिवपाल यादव की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अखिलेश यादव को बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना ही आने वाले चुनाव में गठबंधन या फिर कोई भी बातचीत हुई है उसको लेकर। लेकिन अब आज जब शिवपाल यादव से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर पारिवारिक नाराजगी भी दूर हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर शिवपाल यादव के जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं उनको समाजवादी पार्टी जो है अपनी सिंबल से चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि शिवपाल यादव की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो जाए, क्योंकि जसवंत नगर जो सीट है उसके आसपास की जो सीटें हैं उस पर शिवपाल यादव का ठीक ठाक प्रभाव है और ऐसे में अगर जीत ना सके तो कम से कम हराने की क्षमता ज़रूर रखते हैं उन सीटों पर। और इसी को लेकर के माना जा रहा है कि जो गठबंधन है मजबूत होगा और इससे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा भी होगा। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे भी एक बार हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद जाटव। विनोद जाटव जी, कहाँ से आए हैं? मेरठ सिटी, उत्तर मेरठ से हैं। ये बताइए कि आज जो मुलाकात हुई है चाचा और भतीजे की, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी की, उसमें क्या लगता है आपको कि पहले हो जानी चाहिए थी मुलाकात और तो नुकसान ना होता है? तो देखिए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय उचित समझा चाचा को गठबंधन के लिए आज मुलाकात करने के लिए गए थे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा है। समय लेट हुआ या हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। हमसे फायदा होगा कुछ? समाजवादी पार्टी को शिवपाल चाचा से गठबंधन करने का फायदा होगा। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। भाजपा का सफाया करने में शिवपाल चाचा की अहम भूमिका रहेगी। देखिए ये कार्यकर्ता हैं, आप कहाँ से आई हुई हैं? मेरठ से। मेरठ से आई हुई हैं। जो मुलाकात हुई है चाचा भतीजे के आंतरिक मतभेद दूर होंगे पारिवारिक? जी, क्यों नहीं होंगे। हाँ। लेकिन ये है देर आए दुरुस्त आए, आपस में कम से कम समझौता हुआ तो सही। अब जो भी होगा उनके फायदे के ही लिए होगा। चाचा से इतना तो उन्हें फायदा होगा, नुकसान तो कुछ होने से रहा। थोड़ी देरी कर दी आपको लगता? देरी कर दी लेकिन आए तो सही। आदर्श, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कम से कम इस बार जरूर नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने पिछली बार जो गलतियां करी थी, चाहे वो अपने चाचा से गठबंधन ना कर सके हो, चाहे छोटी छोटी पार्टियां जिनको वो लगता हो कि उनको वोटों का नुकसान हुआ, वो गलतियां सुधारते अब जरूर नजर आ रहे हैं। चाहे राजनीति सही, पर कम से कम राजनीति ने दोनों को साथ ला दिया है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जब हमारी इनकी बातचीत हो रही थी तो ये कह रहे थे कि थोड़ी देरी ज़रूर की है शिवपाल यादव को साथ लेने में, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि निश्चित तौर पर जसवंत नगर सीट और उसके आसपास के इलाके जो हैं, जैसा कि मैंने कहा अंकित, कि अगर जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं तो कम से कम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को डेंट करने की क्षमता ज़रूर शिवपाल यादव उन सीटों पर रखते हैं। ऐसे में अगर अभी ये गठबंधन का ऐलान जो हुआ है इसमें और देरी हुई तो निश्चित तौर पर नुकसान भी होता। लेकिन फिर से मैं एक बार वही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए और इसका फ़ायदा 2022 के चुनाव में पर कितनी बात बनी है होगा और इसी रणनीति। आदर्श, कुछ जानकारी मिली इसके ऊपर? होती रही।
अभी तक की जानकारी के मुताबिक अंकित तकरीबन 5 सीटों पर गठबंधन या फिर विलय की बात चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो कुछ जो कैंडिडेट होंगे वो सपा के सिंबल पर लड़ेंगे, बाकी 2 से 3 कैंडिडेट जो हैं वो प्रसपा के सिंबल पर लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, पार्टी के अंदर के कुछ मजबूत सूत्र जो हमारे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर के पहले हो सकता है कि दोनों पार्टियों का विलय हो, यानी प्रसपा जो है समाजवादी पार्टी में उसका विलय हो सकता है। तो ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है तो देखना दिलचस्प होगा कि चाचा शिवपाल यादव की कितनी बात को माना जाता है, यानी उनके मन के कैंडिडेट्स कितने और किन सीटों पर दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें खबर बताने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि पिछली बार शिवपाल यादव से गठबंधन ना करके काफी नुकसान जरूर अखिलेश यादव को कई सीटों पर झेलना पड़ा था। जो यादव वोट था, उनका कोर वोट बैंक, वो कई जगह पर स्प्लिट हो गया था। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर का। टीम इंडिया जो है इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। लेकिन इस सीरीज से पहले जो हुआ उसकी चर्चा इतनी ज्यादा है कि इस सीरीज में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, पर जो उस सीरीज के पीछे टीम इंडिया में महाभारत चल रही है उसके बारे में ही सारी चर्चा हो रही है। इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई के जो विवाद हो रहा है उसको लेकर सब चर्चाएं हैं। पहले विराट कोहली ने हमला बोला और अब बीसीसीआई ने अपना जो वर्जन है वो भी सामने रखा। अंदर खाने की खबर तो यह है कि बोर्ड विराट कोहली से बहुत पहले से नाराज चल रहा था। इस बीच सौरव गांगुली ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा मामला। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले हिंदुस्तान के टेस्ट कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I've got nothing to say. BCCI will deal with it appropriately. We'll deal with it. Leave it to BCCI. विदेशी दौरे पर जाने से पहले बीसीसीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा आयोजित करती है, लेकिन शायद ही कभी बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों ने सपने में भी यह सोचा होगा कि उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, और वो भी होगा कप्तान विराट कोहली के हाथों। ऐसा ही हो गया। पूरी दुनिया के सामने विराट आए और एक एक करके बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के हर उस बयान की पोल खोल कर रख दी जो वो विराट को वनडे कप्तानी से हटाने के बाद देते आ रहे थे। विराट ने तो अपने मन की भड़ास निकाल दी, जो बीसीसीआई के लिए आसानी से पचा पाना मुश्किल था। कल तो सौरव गांगुली ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन आज दादा ने बिना ज्यादा बोले ये साफ कर दिया कि विराट को जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। सर, just one comment, sir. I have no comments. I have no comments. We'll deal with it appropriately. As I said, no comments. I don't have any comments. We'll deal with it appropriately. But sir, the BCCI has not issued any statement as yet, sir. sir, Don't keep running. Just stand there. Okay. So BCCI has not issued a formal statement, but indicates that the selection process is entirely depends on selecting As I committee. said, I've got nothing to say. BCCI will deal with it appropriately. But you are the president, इशू sir. किया जाएगा बीसीसीआई की तरफ No से? statements. या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा No BCCI की statements, तरफ no से? Sir, you have been a top cricketer, sir. You have Sir, been the क्या captain हम also. expect कर सकते कोई Do you think reaction such सर दिया जाएगा statements, BCCI such statements can create any kind of embarrassment, sir, for the team? As I said, we'll deal with it. Leave it to BCCI. Sir, but you are the president, sir. How can you just leave it to BCCI when you? गांगुली क्रिकेट के मैदान पर दादा थे, तो क्रिकेट की राजनीति में भी बड़े ही माहिर खिलाड़ी। वो जानते हैं कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। सौरव गांगुली ज्यादा कुछ नहीं कहे, करीबन ना के बराबर, लेकिन फिर भी जितना भी उन्होंने कहा शायद वो एक डायरेक्ट मैसेज था विराट कोहली के लिए। सौरव गांगुली का घर इसी रास्ते पे कुछ ही मीटर की दूरी में है। घर से वो निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी सीधा आ पहुंची इस बिल्डिंग में जो उनका ऑफिस है। गाड़ी अंदर चली गई और गाड़ी के पीछे पीछे हम पत्रकार भी बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सवाल एक ही था, दादा गाड़ी से उतरे, चुप रह सकते थे, सीधा बिल्डिंग के अंदर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रुका, पत्रकारों से सवाल भी लिया और इतना ही कहा कि बीसीसीआई को मालूम है और बीसीसीआई इस पूरी मामला की जांच कर रही है। विराट कोहली ने सवाल बहुत सारे उठाए। सौरव गांगुली अभी के लिए चुप है, लेकिन वो हमेशा चुप रहेंगे ऐसा वादा
दादा ने नहीं किया। विराट अपनी टेस्ट टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पहला टेस्ट 26 दिसंबर को खेला जाना है। बीसीसीआई की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए एक बीसीसीआई अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि अब बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी विराट से बात नहीं करेगा। अब विराट दक्षिण अफ्रीका में रन बनाए तो वही अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ नव भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने विराट पर कई गंभीर आरोप लगाए। विराट से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। मैच के बाद विराट से बात कर पाना बेहद मुश्किल था। टीम के खिलाड़ियों से विराट बात ही नहीं करते। सिलेक्शन कमेटी के साथ कोई तालमेल नहीं रखते। बीसीसीआई भले ही फ्रंट फुट पर तो कोई गेंद नहीं खेल रही, लेकिन बैक फुट पर बीसीसीआई बेहद आसानी से विराट की डाली गेंदों पर कट मार रही है। और पुल भी अब विराट बम फोड़े और आग न लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। विराट ने गांगुली पर जो बम गिराया है वो भी सुनिए। विराट भाई, आपसे ये चीज पूछना चाहेंगे जो आपने क्लियर किया कि 1.5 घंटा पहले सिर्फ आपको ये बताया गया कि अब आप हिंदुस्तान के वनडे कप्तान नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आपने तो हमेशा इस बात को क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान की कप्तानी वनडे क्रिकेट में करना चाहते हैं। जी, मतलब जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी तो ये पूरा जो जंग चल रही है वो भी इतनी क्रूशल सीरीज से पहले, इसका सिर्फ उस सीरीज पर फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे भारतीय क्रिकेट पर इस वक्त इसका असर जरूर पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त हरपाल सिंह बेदी साहब जुड़ रहे हैं, मशहूर खेल पत्रकार हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी भी जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। वैभव, मैं फटाफट पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो सवाल आपने ही पूछा था विराट कोहली से। अब क्या बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कुछ बात कही नहीं है, कोई प्रेस रिलीज ऐसी कुछ नहीं आई है, आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है, पर क्या मंथन अंदर क्या चल रहा है? देखिए अंकित, मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई की तरफ से जो भी अब कुछ है, आप ये तूफान से पहले की शांति है। कल बीसीसीआई ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि चेतन शर्मा आएंगे, विराट कोहली के सभी सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद बीसीसीआई एक प्रेस रिलीज जारी करेगा। लेकिन फिर बीसीसीआई में ही कुछ लोगों ने समझाया कि अगर विराट के बयान के बाद तुरंत हम सामने आ जाएंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा कि पूरी तरीके से कप्तान के खिलाफ बीसीसीआई खड़ी हो चुकी है, और वो कप्तान जो आपकी दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट की कप्तानी करने वाला। तो बीसीसीआई में जब 2-3 लोगों ने समझाया तो इस मामले को टाला गया, और उसके बाद कल सौरव गांगुली कुछ नहीं बोले थे। तो आज जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया कि दादा चाहते तो चुप रह सकते थे, लेकिन दादा ने थोड़ा बोला और जितना बोला उसमें क्लियर मैसेज गया कि विराट को जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन बीसीसीआई चाहती है कि इसको अगली ना बनाया जाए, इसको एक ऐसे दिखाया जाए कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि बीसीसीआई अपनी बात भी कह दे और विराट कोहली की इसमें बेइज्जती। लूथरा जी हंस रहे हैं इस पर, और मुझे लगता नहीं कि और क्या अगली नहीं होगा। आपके वन ऑफ द प्रेजेंट क्रिकेटिंग ग्रेट विराट कोहली कप्तान हैं, उनके साथ आपको कुछ भी परेशानियां थी। यही दिक्कत है लूथरा जी कि बीसीसीआई में एक जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ओपेसिटी इतनी ज्यादा है, कोई पारदर्शिता नहीं है, समझ नहीं आता कि कौन कैसे क्या कर रहा है, डिसीजंस कैसे ले लिए जाते हैं। सुपरस्टार कल्चर पे भी बात करेंगे, लेकिन ये क्यों ऐसी खिचड़ी बन गई है और आप सोच रहे हैं कि इसका डैमेज कंट्रोल हो जाए? देखिए, ये सांप और लाठी बड़ी कमाल की बात बोली वैभव ने। इसमें सांप कौन है, लाठी कौन है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। खैर, और यही सांप, जिस सांप को अब मारने की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक जब दादा के साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब सांप की स्थिति में वो थे, उनको मारा गया था। आज दूसरे कप्तान है, आज गांगुली लाठी लेकर खड़े हैं। खैर, इसमें मुझे कोई शक नहीं नजर आता कि लास्ट सीरीज होने वाली है विराट की, अनलेस बहुत कमाल की कोई परफॉर्मेंस हो, अनलेस भारत जीत करके आ जाए। तो विराट ने एक ऐसा पंगा लिया जिससे पार पाना अब उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल होगा। रही बात विराट क्या सच बोल रहे हैं या नहीं, विराट सिर्फ एक चीज सच बोल रहे हैं, जितना मैं जानता हूं, जितना मैं बीसीसीआई को फॉलो करता हूं, कि उन्हें 1.5 घंटा पहले बताया गया, दैट इज ऑल।
यानी कि बाकी सब कुछ वो झूठ बोल रहे हैं। क्या उन्हें रिकंसिडर करने को नहीं कहा गया? बिल्कुल कहा गया। रोहित शर्मा भी वहां थे, जय शाह भी वहां थे। जब उनसे ये बात की गई कि जब उन्होंने कहा कि मैं जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं छोड़ रहा हूँ T20 की कप्तानी, उन्हें कहा गया रुक जाइए, ये वर्ल्ड कप से पहले करना, आप सैबोटाइज कर रहे हैं टीम के चांसेस को, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं माने, क्योंकि वो किसी की मानते नहीं है, वो फोन उठाते नहीं है सेलेक्टर्स का। कई बार चीफ सेलेक्टर ने उनको फोन किया, बाकी सेलेक्टर्स ने फोन किया, वो फोन नहीं उठाते। कभी बेबी सिटिंग पे होते हैं, कभी वो किसी और वजह से होते हैं। इन्हें बड़ा रूम इसलिए दिया जाता है कप्तान को, एक स्वीट इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो सबसे टच में रहे, लेकिन वैसा इंग्लैंड में नहीं हो पा रहा था जब हम हार रहे थे। दूसरी बात, क्या ये दादा से कम्युनिकेट करते थे? कभी भी नहीं करते थे। आज विराट कोहली रोते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। जब 3 साल पहले आपने गाली गलौच हुआ और अनिल कुंबले को जब इंसल्ट किया था, तब तो आप नहीं रोए थे, तब बीसीसीआई आपके साथ खड़ी थी। क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड थे विनोद राय, जिन्होंने की बहुत से पहले भी स्कैम किए हुए, वो आपके साथ खड़े हुए थे, तो आपने मिलजुल कर गाली गलौच कर दिया एक बड़े कप्तान के साथ, जो कि अनिल कुंबले थे। आज आप कह रहे हैं कि दादा का तो फोन आपने ब्लॉक किया हुआ था। ठीक है, ये चीज को ब्रेकिंग चलाइए ना कि दादा से कब बात होती थी। दादा तो ब्लॉक लिस्ट में थे उनकी। तो दादा ने अब जो कह रहे हैं, दादा वैसे लगातार झूठ बोलते रहे अपने पूरे कैरियर में, लेकिन कुछ जगहों पे आप सच बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको सूट करता है। ठीक है, और सूट इसलिए करता है वही सांप और लाठी। सर मैं 1 मिनट में आपके वापस आ रहा हूं। हरपाल सिंह जी, ये भी दर्शाता है कि जो एक सुपरस्टार सिंड्रोम है, वो मतलब ये पूरे हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, चाहे इस तरह के जो ईगो टसल्स हैं, शायद कभी कभी खिलाड़ियों को लगने लगता है कि वो टीम से, बोर्ड से, देश से सबसे ऊपर है, कि उनके बगैर काम चल नहीं पाएगा। क्या उसी का शिकार हो गए विराट कोहली? बिल्कुल हो गए। आपकी तरफ हर तरफ ये कहा जाता है कि यू आर द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस। तुम नहीं जाओगे तो लोग स्टेडियम में नहीं आएंगे, तुम ये करोगे वो करोगे। सबसे पहले जो विराट कोहली की प्रॉब्लम ये है, पहले यह बता दूं कि कोई भी कप्तान बड़ी तमीज से नहीं गया, पटौडी से लेके विराट कोहली तक। कोई भी कैप्टन, एक आधा कोई कैप्टन होगा, एक्सेप्शन होगी। हर कप्तान जो आपने कद बढ़ा, जैसे बीसीसीआई से ऊपर जाना चाहा, he was cut down to size, and this happens in every organization in the world. No establishment, whichever establishment will tolerate, उसको चैलेंज किया जाए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अगेंस्ट बड़ा निकाला गया था कि ये करप्शन का गढ़ है, कुछ नहीं हुआ। फीफा ने पूरा बेच दिया वर्ल्ड कप, उनके खिलाफ हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी पावरफुल। विराट कोहली की प्रॉब्लम ये थी, विराट कोहली और रवि शास्त्री ने 3 साल हुकूमत की जब देर वन नो बीसीसीआई, सो फ्री रन। वो एक आदत पड़ गई थी, जैसे कि जो मर्जी करे, मैंने लूथरा को खिलाना है, क्यों खिलाना, कोच बनाना, नहीं खिलाना निकाल दो, अश्विन को नहीं खिलाना, अश्विनी को नहीं खिलाना, एग्जाम्पल दिया जी, ये ही नॉट फिट, ही डज नॉट फिट, देयर इज राइट। को इतना हक है कि किसको खिलाए या ना खिलाए 11 में। फिर वो सिलेक्टर्स को भी उतना हक है, जिसको सिलेक्ट करें या ना करें, गलत करें या सही करें। हाँ। ये जो 3 साल की हुकूमत की ना इन्होंने, अनब्रिडल्ड 3 साल का, वो दिमाग में पड़ गया कि मैं, अच्छा विनोद राय वगैरह जो थे देवर ओवरऑड, जैसे हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं तो वी गेट ओवरऑड। ये विनोद राय ने देखा, अरे ये तो रवि शास्त्री हैं, ये विराट कोहली है, फिर हमारे जैसे लोग पीछे भाग रहे हैं। शायद क्रिकेट की उनको समझ नहीं थी, तो वो इसी बात पे हो गए कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उनके हुक्म पर काम कर रहे हैं। पर लूथरा जी, इन दी एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, ये जो सुपरस्टार सिंड्रोम वाली हम बार बार बात करते हैं, ये बनाता भी तो बीसीसीआई है। नहीं, बनाता तो देखिए मीडिया और जो फैंस है, फैन फॉलोइंग बनाता है। बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहता कि प्लेयर बहुत बड़ा बने। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब श्रीनिवासन थे तो उन्होंने लिटरली एमएस धोनी के मुंह पर टेप लगा दी थी। याद है, इंग्लैंड में हम जा रहे थे, उससे पहले बोलने का हुक्म नहीं था उनको, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर में बिल्कुल चुप हो गए थे। तो उस तरह का रहा है। जगमोहन डालमिया, बड़े बड़े शरद पवार जैसे लोग रहे हैं, कप्तान की बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं रही। अब प्रॉब्लम क्या हुई, बीच में जैसे बेदी साहब बोल रहे थे, बीच में एक ऐसा वक्त आया जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? एक प्रॉक्सी लोग थे, कुछ एक बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा करने के लिए भेजा था, लेकिन विनोद राय की तो आदत रही है, उन्होंने कभी अच्छा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो और क्या क्रिएट कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को वोट दे दिया, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने रिइंस्टेट कर दिया जिसकी शायद जरूरत नहीं थी। खैर एनीवे, वो एक अलग बात है। लेकिन विराट कोहली ने यहाँ पर पंगा लेकर, ये जो मैंने कहा है, ये बहुत उनके लिए बहुत घातक। मैं अंत में आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूं और बड़े संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा आप तीनों से। मैं वैभव आपसे शुरू करता हूं।
विराट कोहली का अब क्या होगा इस लड़ाई के बाद? विराट कोहली का फ्यूचर क्या? विराट कोहली का अब सिर्फ वही होगा जो उनका बल्ला डिसाइड करेगा। दक्षिण अफ्रीका में विराट कोहली पहुंच चुके हैं। अगर वहां पर उनके बल्ले ने रन बनाए, वो जो 70 शतक बना चुके हैं, उसमें दक्षिण अफ्रीका में 2-3 शतक और ऐड हो गए, तो बीसीसीआई के मुंह पर टेप लग जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो शतक नहीं बने, जो 25 महीने से नहीं बने हैं, तो फिर आप मान के चलिए बीसीसीआई के पास इसके लिए भी प्लान भी तैयार है। बेदी जी, पर इतने बड़े ग्रेट क्रिकेटर का इस तरह का अंजाम होना ठीक है? विराट कोहली का फ्यूचर सबके साथ हो रहा है। देखिए, मैं वैभव से एग्री, अगर इसने सेंचुरी बनाई, 2 सेंचुरी बनाई, सीरीज जीत गया, तो बीसीसीआई कहेगा देखिए हमें पता था रेड बॉल में कमाल करेगा, इसीलिए हमको इन्हें ओडीआई से हटा दिया। देखिए हमारी तो सही है। अगर ये ओडीआई में फेल होगा या ओडीआई में भी सक्सेसफुल हो जाएगा, तो बोलेंगे हमने कहा था कप्तानी से हटाओ, तो ओडीआई में भी करेगा। अगर ये फेल हो गया तो उसको भैया चले जाओ बाहर। शील्ड इज वेट। अब ये बताइए, हर बार हर इनिंग में तो सेंचुरी बनाने से रहा, और इनिंग तो ये नहीं कर। आई थिंक बाय टेकिंग अ पंगा, ही इज काउंटिंग हिज डेज। ही इज काउंटिंग हिज डेज। जो एक अनपैरेलल विराट कोहली की रेन थी, वो शायद इस तरीके से अब अंत होती हुई दिखाई पड़ रही है। हमारे तीनों जो मेहमान हैं उन्होंने एक ही बात कही, अब विराट कोहली ने अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल लिया है। अब उनका बल्ला तय करेगा कि वो कितने दिन और इंडियन क्रिकेट टीम के शीर्ष पर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। अब बात देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की। कम से कम लोकतंत्र में लगातार आप ये नाम सुनते ही आए होंगे, क्योंकि हम इसके पीछे जो खबर है वो आपके सामने बिल्कुल निडरता से रखते रहे। पत्रकारों के साथ बदसलूकी वाले मामले पर आज विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग की। लखनऊ में यूथ कांग्रेस ने एक पूरा मोर्चा भी निकाला। इस पूरे मामले पर आज सड़क से संसद तक क्या क्या हुआ, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि सवाल घूम फिर के अभी भी वही है, क्या ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहना उचित है? हत्या हुई है और जो मंत्री पत्रकारों के सवाल पर मर्यादा की हद पार करने वाले अजय मिश्रा टेनी की इस तस्वीर को सामने आए करीब 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके खिलाफ ना तो सरकार ने कोई एक्शन लिया है, न पार्टी ने कोई कड़ा कदम उठाया। विपक्ष ने संसद में आज इसी मुद्दे पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय उसकी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ संसद में ही नहीं, सड़क पर भी इसे लेकर हंगामा हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ में बैनर पोस्टर के साथ अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग करने उतरे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं टेनी को पार्टी के सीनियर नेताओं से फटकार जरूर पड़ी है, लेकिन विपक्ष की एक ही मांग है, टेनी की बर्खास्तगी जरूर हो और जल्दी से जल्दी हो। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, वैसे ही लोकसभा स्पीकर उन्हें टोकने लगे। बावजूद इसके राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस सांसद सरकार को घेरते दिखे। उसको सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों के सवाल पर टेनी के रवैये को देखकर उन्हें बुधवार शाम को ही दिल्ली बुला लिया गया था। चूंकि ये पूरा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी भी इस पूरे केस में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून के तहत होगा, बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ हो रहा है। इसमें किसी को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी और केंद्र सरकार जानती है कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जो व्यवहार कैमरे में कैद है, उस पर विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। ऐसे में पार्टी के सामने दिक्कत और दुविधा दोनों बढ़ गई है, क्योंकि यह हंगामा जल्द से शांत नहीं हुआ तो खामियाजा सिर्फ बीजेपी को भुगतना होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर किसान संगठन पहले से ही नाराज हैं और अब पत्रकारों के साथ उनके व्यवहार को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। बावजूद इसके बीजेपी न सिर्फ टेनी पर कार्रवाई करने से बच रही है, बल्कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से रफा दफा कर देना चाहती है। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।
अब बात कोरोना के नए जो वेरिएंट है ओमाइक्रॉन उसकी करते हैं। दुनिया के कई देशों में हर दिन ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई देशों में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। भारत में भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़े हैं, उससे सरकार और प्रशासन लोगों से सिर्फ एक ही अपील कर रहा है, सावधान रहिए, मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी इसके मामले और इससे होने वाली चिंताएं दोनों एक साथ बढ़ रही है। एक तरफ देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी है, दूसरी तरफ नए वेरिएंट के बढ़ते केस ने सरकार के सामने परेशानियां बढ़ा दी है। खासकर देश के बड़े शहरों में नए वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 4 नए मामले मिले। अब तक ओमाइक्रॉन के कुल 10 मामले दिल्ली में मिल चुके हैं। देश में ओमाइक्रॉन के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके फैलने की रफ्तार को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। भारत में दिसंबर की पहली तारीख तक कोई केस नहीं था, लेकिन 16 दिसंबर तक ये आंकड़ा काफी बढ़ गया है। भारत में 2 दिसंबर को पहला ओमाइक्रॉन का केस मिला। सिर्फ 14 दिन में देश भर में 77 ओमाइक्रॉन के केस मिल चुके हैं। भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों को ओमाइक्रॉन अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन और अमेरिका में देखा जा रहा है। हालात को देखते हुए ब्रिटेन ने कोरोना को लेकर नए स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक ओमाइक्रॉन के मामले दोगुनी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्रिटेन में बूस्टर डोज बढ़ाने की जरूरत है। टीकाकरण पर जोर देने की जरूरत है। इन सारी बातों के बीच WHO न सिर्फ सतर्क कर रही है, बल्कि इसे लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ऐसा भी बताने की कोशिश कर रही है। WHO के मुताबिक ओमाइक्रॉन ज्यादातर देशों में पहुंचा है। इसके फैलने की रफ्तार काफी तेज है। पहले किसी वेरिएंट में इतनी रफ्तार नहीं देखी गई। हालांकि अभी भी ओमाइक्रॉन को लेकर कई दावे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर लगातार रिसर्च जारी है। रिसर्च में शामिल कई एक्सपर्ट का दावा है कि ओमाइक्रॉन का संक्रमण वैक्सीन ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है और जनवरी-फरवरी में डेल्टा से भी तेज रफ्तार से इसके केस मिल सकते हैं। के लिए प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, जिसके लिए वैक्सीनेशन कवरेज को प्रायोरिटीज देने के साथ साथ रैंडम टेस्टिंग, क्लोज सर्विलेंस और जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी ध्यान देना होगा। ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड लोगों की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन पर ध्यान देना होगा और इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, एल्डरली लोग जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है, उनके लिए हमें एडिशनल डोज जल्द से जल्द देनी होगी। ओमाइक्रॉन को लेकर रिसर्च में लगे डॉक्टर हों या एक्सपर्ट इस बात को बहुत साफ तरीके से बता रहे हैं कि अभी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमाइक्रॉन के खतरे को किसी भी तरह से कम आंकने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूं कि भारत में अभी ओमाइक्रॉन के कहां से केसेस आए हैं। एक बात समझ लीजिए कि अभी तक जो भी इसके बारे में जानकारी मिली है उसके मुताबिक 32 केस अभी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वहां से आए हैं, 17 केस राजस्थान में हैं। कर्नाटक में भी 3 केस जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं। गुजरात में 4, केरल में 5, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 10, चंडीगढ़ में 1, तेलंगाना में 3, पश्चिम बंगाल में 1, कुल मिलाकर 78 केस अभी भारत के अंदर ओमाइक्रॉन के हैं। खतरा अभी टला नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिसमें उनके जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कोविड के सामने आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से वही देखें जो हमने दूसरी वेव में देखा था।